बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस हवाले से है कि एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। जब हम इसको पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव जो वर्ड्स हैं वो आते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस रेज़ होते हैं कि जो डेविल की जो स्पीच है, सैटन की जो स्पीच है इसके अंदर, उसको उसने आया कि एक डिफेंडर की तरह प्रेज़ेंट किया है या वो किस तरफ था, वो किसका उसका झुकाव किसकी तरफ था मिल्टन का, या गॉड की तरफ या डेविल की तरफ, तो वो किस चीज़ के साथ जा रहा है और किस चीज़ को पीछे छोड़ रहा है, यानी किस चीज़ को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है दैट इज द राइपेस्ट फ्रूट ऑफ मिल्टन्स पोएटिक जीनियस, यानी पोएटिक जीनियस समझा जाता है जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन की। और इसने जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है क्रिटिक्स को, राइटर्स को, डिफरेंट एजेस के जो हैं, कि इस चीज़ पर बहस की जाए, डिबेट्स की जाए। और आप ये कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी बुक है दैट वाज एक्चुअली हॉट बेड डिबेटेड। हॉट बेड था, हॉट बेड मीन्स के बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो चुकी हैं इस पर और हो भी रही हैं। तो सैटर्न की कैरेक्टर को जब प्रेजेंट करते हुए हम देखते हैं तो बहुत बंडल ऑफ पैराडॉक्सेस हमें यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। पैराडॉक्स का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो पैराडॉक्स की भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाकर उसको सर्च कीजिए कि पैराडॉक्सेस हैं इसकी जो कैरेक्टर स्केच आप जब हम देखते हैं सैटर्न का, तो एज इज शोन टू अस इन पैराडाइज लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इज अ ब्लेंड ऑफ नोबल एंड इग्नोबल, ठीक है। एग्जॉल्टेड एंड द मीन, यानी कि एक तरफ वो बहुत अच्छा भी लग रहा है, एक तरफ बहुत ही बुरा लग रहा है, मीन भी लग रहा है। एक तरफ नोबल लग रहा है और एक तरफ नोबल नहीं लग रहा, ठीक है। द ग्रेट एंड द लो, ग्रेट भी लग रहा है और लो भी एक तरफ उसको फॉलन दिखाया हुआ है और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो उसको बड़ा ग्रेट दिखा रहे हैं कि वो एक ग्रेट वॉरियर भी है, उसको जो है उसके अंदर बड़ी पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज हैं, ठीक है। Therefore, it is not easy for us to declare him either a hero or call him a holy villain। ना ही हम उसको विलेन कह सकते हैं और ना ही हम उसे हीरो कह सकते हैं। अब हम इसको जब बुक वन को पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो वहां पर हमें उसकी हीरोइक क्वालिटीज नजर आती हैं, ठीक है। क्योंकि जब उसकी स्पीच हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ना वो जो फॉलन एंजल्स हैं उनको बड़ी करेज दे रहा है अपने वर्ड्स के थ्रू और अपने बड़े-बड़े जो ग्रेट वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो अ, उनको जो है बिफोर द गॉड ला रहा है, ठीक है, फॉर अ वॉर, कि वो जंग करने के लिए जा रहा है और अपनी जो उसकी एक आप ये कह सकते हैं कि एक तख्त था उसका वो जो है वापस लेना चाहता है और ये करेगा, वो करेगा, ये सब चीज़ें जो है ना इस तरह की स्पीच में हमें उसकी नज़र आ रही हैं। तो अब हम इस अपने जो क्वेश्चन हमारा रेज़ हुआ है इसको डिफेंड करने के लिए हम डिफरेंट एजेस के जो डिफरेंट क्रिटिक्स थे उनको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पोइट्स को डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम रोमांटिक एज के जो विलियम ब्लेक और शेले हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। टी एस इलियट मॉडर्न राइटर हैं, पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर जो लेक्चर है वो जल्दी से मिल जाया करे उसका नोटिफिकेशन। और वीडियो के एंड पर लाजमी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार भी कीजिए। तो ये आपकी तरफ से एक आप ये कह सकते हैं कि आप इनकरेजमेंट होती है कि आपने वीडियो को सुना है, पसंद किया है, आपको कैसा लगा है और मज़ीद क्या जो है मज़ीद इसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कोशिश होती है कि सर्च्ड जो बेस्ड वर्क है वो आपके सामने पेश किया जाए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और मज़ीद इधर-उधर जंबल आप जो वीडियोज़ हैं देखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसा वर्क देखें कि जो रिसर्च बेस हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी, कि मिल्टन जो है वो डेविल की पार्टी से बिलोंग करता था या नहीं।
ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। विलियम ब्लेक को जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं, ही इज़ द विजनरी पोएट। वो जो है बहुत ही ग्रेट अच्छे पोएट थे। पार्ट 2 में हमने इनको पढ़ा है और वो ये कहते हैं कि द रीज़न, ठीक है, वजह क्या है? मिल्टन रॉट इन फेटर्स व्हेन ही रॉट ऑफ एंजल्स एंड गॉड। कहते हैं कि मिल्टन ने फेटर फेटर कहते हैं कि एक चीज़ जो आपको बाउंड करती है, ठीक है? कि मिल्टन ने जब एंजल्स और गॉड के बारे में लिखा है तो खुद अपने आप को फेटर किया है उसने। एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, और वो बड़ा ही आज़ाद होकर लिखता है जब वो डेविल्स और हेल के बारे में लिख रहा है। जैसे वो बिल्ज़ेबब जब आता है और उसके बाद सैटर्न पहले जब चल रहा है इधर-उधर, उसकी मुलाकात होती है बिल्ज़ेबब के साथ, तो ये जो सारी इनकी कन्वर्सेशन होती है फॉलन एंजल्स के साथ और आपस में जब बिल्ज़ेबब बोल रहा होता है, तो ये बड़े-बड़े से बहुत बड़ी-बड़ी सी बातें कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से उसने कहा कि बड़ी लिबर्टी के साथ बड़े आज़ादाना तरीके से उसने लिखा है उसके लिए। फिर कहता है इज़, कि द रीज़न इज़, बीच में ये एक जो बात उसने की है, इज़ बिकॉज़ ही वाज़ अ ट्रू पोएट, ठीक है? ये 2 चीज़ें, ये 2 काम उसने इसलिए किए हैं। कौन-कौन से 2 काम? एक तो फेटर किया है उसने लिखते हुए एंजल्स और गॉड के हवाले से, और दूसरी जो बात लिबर्टी के साथ जो डेविल और हेल के बारे में उसने लिखा है, ये 2 काम उसने इसलिए किए हैं बिकॉज़ ही वाज़ अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो इस बात को ना जानते हुए वो डेविल की पार्टी में से था, ठीक है? एक तरफ उसको डिफेंड भी किया है और एक तरफ उसको आप ये कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट भी गया है वो, ठीक है? वो नहीं जानता था कि वो डेविल की पार्टी में से है, किस तरह से उसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें उसकी स्पीच के अंदर लिखी हैं और गॉड का बीच में बहुत ही कम ज़िक्र है, ठीक है जी? बुक 1 में जब हम देखते हैं ना, सैटर्न का जो की जो उसकी जो सैटर्न की जो ग्रैंड क्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं, वो जब हम देखते हैं तो हमें हीरोइक लगती हैं उसकी क्वालिटीज़। वो वॉरियर भी हमें नज़र आता है, एक ग्रेट लीडर भी नज़र आता है, ठीक है? जो उसके अंदर क्वालिटी है लीडरशिप की, कि जो कि इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है ये उसके अंदर लीडिंग की। और रिमार्केबल पावर ऑफ राइजिंग टू ओकेजन, कि वो डिफरेंट जो मौके हैं उन पर किस तरह से अपनी पावर शो कर रहा है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। फिर स्प्लेंडिड रेकलेसनेस है उसके अंदर, एंड्योरेंस, बर्दाश्त की भी बड़ी ताकत है उसके अंदर। फिर एक और चीज़ जो हम देखते हैं, स्ट्राइकिंग इंटेलिजेंस, ठीक है? अक्लमंद भी है, ठीक है? कैसे वो घुसता है जन्नत में, हेवन जो ईडन है, उसके अंदर जाकर सर्पेंट की जो अपनी फॉर्म बनाता है और फिर कैसे अपने टारगेट को हिट करता है वहाँ पर बाय सेड्यूसिंग ईव। तो एक और ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये इसी तरह से चलेगा कि वो जो है कंप्लीटली सक्सीड हो जाता है इस चीज़ में, ठीक है? सेट स्टेज जो है ना जहाँ पर ये परफॉर्मेंस हो रही है, वहाँ पर जो वे है वो कंप्लीटली उस वे में सैटर्न कंप्लीटली सक्सीड हुआ है। तो ये फिर वो कहता है कि जो कि मिल्टन ने प्रोवाइड की है जस्टिफिकेशन सैटर्न की फेवर में, इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है नेगेटिव वेज़ में। अब आगे हम देखते हैं ग्रायरसन को, कि इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड, ये बात अब ग्रायरसन कह रहा है, ठीक है? जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मेन, मिल्टन हैज जस्टिफाइड सैटन्स वेज टू मेन, के बजाय इसके कि वो जस्टिफाई करता गॉड के वेज को मैन की तरफ, उसने उल्टा सैटन के वेज को जस्टिफाई कर दिया। तो ये जो चीज़ है बड़ी ही आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव उसने रिमार्क्स दिए यहाँ पर, कि उसको बजाय इसके जो ये जो लाइन है जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये बिल्कुल ये एक इस पोएम की थीम है, इस एपिक की थीम है। और ये इस थीम को ग्रायरसन कहता है कि उसने नहीं डिफेंड किया है उसको, बल्कि इस चीज़ को डिफेंड करना चाहिए था अपनी पोएम के अंदर, बल इसने ऑपोजिट एक कंट्ररी चीज़ की है। फिर आगे हम देखते हैं वेल डॉग को। वेल डॉग, जब हम सैटर्न की स्पीच को देखते हैं ना, तो हमें ये वेल डॉग की जो कोटेशन है, ये एक छोटा-सा पीस है, ये नज़र आता है कि ईज़ी स्पीच लिफ्ट्स सैटर्न अ लिटिल बियॉन्ड व्हाट मिल्टन इंटेंडेड,
कि जो इतनी यानी आसान सी ये जो बड़ी आसानी से सैटर्न की जो स्पीच है ना वो इसको लिफ्ट करके ले गई है कि उसको एलिवेट कर लिया है सैटर्न के कैरेक्टर को, बजाय इसके कि गॉड या एडम के कैरेक्टर को एलिवेट किया जाता तो ये ऑपोजिट चीज़ हो गई। ठीक है? तो जो टीएस इलियट हैं ये हमारे मॉडर्न पोएट भी हैं, क्रिटिक भी हैं। इनका भी वर्क हमने पार्ट 2 में पढ़ा है, क्रिटिसिज्म इनका पढ़ा है। इन्होंने किस तरह से मिल्टन को ऑब्जेक्ट किया है एज ए मैन, अगर हम देखते हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है मिल्टन इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है जी, मिल्टन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अनसेटिस्फैक्ट्री जो है ये पर्सनैलिटी है। एज अ पोइट उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ऑब्जेक्ट किया। कहते हैं कि मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। मिल्टन जो है इंग्लिश को जो है ना डेड लैंग्वेज की तरह लिखते हैं, एक जान नहीं है इसके अंदर। एज एन इंस्पायरेशन अगर हम देखें तो वो टीएस इलियट कहते हैं कि मिल्टन्स बैड इन्फ्लुएंस मे बी ट्रेस्ड मच मच फर्दर देन द 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी में जो आप ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस था वो इतना बुरा नहीं था जितना कि मिल्टन के इस काम ने ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट डाले हैं लोगों पर। तो ये जनाब टीएस इलियट का कहना था। आगे हम देखते हैं हैरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं। हैरोल्ड ब्लूम ने कहा, द ग्रेट इनहिबिटर द स्फिंक्स हु strangers even strong imaginations in their cradles। कि जो मिल्टन जो है एक ग्रेट इनहिबिटर है। ठीक है? और वो जो है ना एक स्फिंक्स है। स्फिंक्स क्या होती है? हमने एडिपस रेक्स में देखा था कि स्फिंक्स जो होती है वो एक जानवर टाइप, हाफ मैन और हाफ विमेन और हाफ जो है वो लाइन शेप्ड होती है। ये बहुत अच्छे से एडिपस रेक्स में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप वहाँ जाएं और उस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत अच्छा से स्फिंक्स का जो मीनिंग है वो समझ आएगा। वो कहता है कि द स्फिंक्स हु स्ट्रेंजर्स इवन स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस, यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस होते हैं उनको भी खराब करके रख देती है, उनको भी अजनबी बना देती है। इन देयर क्रेडल्स, जो अपने झूले के अंदर, क्रेडल्स के अंदर या घरों के अंदर आप कह सकते हैं उन वो होती हैं। तो उसने कहा कि इस जो ये जो पोएम है इसका इस तरह का इम्पैक्ट है। ठीक है? कि जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस हैं वो भी स्ट्रेंजर हो जाते हैं। अच्छा, शेले आप क्या कहते हैं? पीबी शेले कहते हैं, वो जो है ना कहते हैं कि जो मिल्टन है उसने इग्नोर किया है थियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है? वो जो थियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स तो चले हैं ही है ना, क्योंकि जो थीम उसने उठाई है वो थियोलॉजिकल है। थियोलॉजिकल मीन्स मज़हबी। कि उसने जो थीम उठाई है उसको साइड पे करते हुए शेले कहते हैं मिल्टन के फ्रेमवर्क के बारे में कि मैं जो है भी इसको इग्नोर करता हूँ। आगे उनकी कोटेशन है, उन्होंने ये कहा, मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग फार सुपीरियर टू हिज गॉड। कि जो मिल्टन की जो का जो डेविल है मिल्टन का, जो उसने यहाँ पर एज ए कैरेक्टर हमें शो किया है, वो मॉरल बीइंग अगर देखा जाए ना तो वो फार सुपीरियर है टू हिज गॉड, यानी गॉड से ज़्यादा सुपीरियर हमें नज़र आई है यहाँ पर। ठीक है? फिर दूसरी एक और जगह वो ये कहते हैं कि दिस बोल्ड neglect of a direct moral purpose is the most decisive proof of the supremacy of Milton's genius। कहते हैं कि ये जो बोल्ड निग्लेक्ट है, ठीक है? बोल्ड निग्लेक्ट देखिए, एक पॉजिटिव भी कहा जा रहा है और नेगेटिव भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। बोल्ड किस तरह से है? इसका स्टाइल बहुत ही ग्रेट है, थीम एक ग्रैंड थीम है, कैरेक्टर्स ग्रेट हैं, उसके अलावा जो राइटिंग स्टाइल है वो भी ग्रेट है। तो उस हिसाब से उसने कहा कि ये बोल्ड है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन निग्लेक्ट किया गया है। निग्लेक्ट तो नहीं हुआ लेकिन निग्लेक्ट उन वेज़ में कि इसको नेगेटिव जो है इसका क्रिटिसिज्म हुआ ऑफ अ डायरेक्ट मोरल पर्पस। जो डायरेक्ट मोरल पर्पस है इज द मोस्ट डिसाइसिव प्रूफ। ये एक ठीक ठाक समझा हुआ और प्लानिंग डिसाइड किया हुआ एक प्रूफ है ऑफ द सुप्रीमेसी। तो ये सुप्रीमेसी का एक डिसाइसिव प्रूफ है ऑफ मिल्टन्स जीनियस। ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर
शेले ने जो ये अपनी जो एक राय का इजहार दिया है, जो अपना स्टांस इसने दिया है शेले ने, वो विलियम ब्लेक की जो ये लाइन है कि ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ठीक है, कि मिल्टन जो है ऑफ द डेविल पार्टी से था विदाउट नोइंग, कि विलियम ब्लेक ने कहा था कि वो नहीं जानता था कि वो डेविल पार्टी की तरफ है, विदाउट नोइंग जो है वो डेविल पार्टी की तरफ था। तो शेले कहता है कि ये डिसाइसिव प्रूफ था, ये मोस्ट डिसाइसिव प्रूफ था। उसने कहा कि मिल्टन का जीनियस तो है, लेकिन ये मोस्ट डिसाइसिव प्रूफ है कि जो इस वजह से कि जो ऐसी चीज़ अनजाने में नहीं हो सकती है, कि जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, किसी चीज़ को आप दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको इतना ही कॉन्शियस भी होना चाहिए कि आप किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो शेले ने विलियम ब्लेक की इस लाइन को आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वेज़ में कहा, वो उसको डिफेंड नहीं कर रहा, उसके साथ नहीं जा रहा, उसके ऑपोज़िट जा रहा है, कॉन्ट्ररीली उसने कह दिया कि मोस्ट डिसाइसिव प्रूफ है ये, कि ये डिसाइड किया हुआ है, इस चीज़ का प्रूफ है कि इतनी बड़ी थीम, जब उसने इतनी बड़ी बुक लिखी है, 12 बुक्स लिखी हैं, और अब कोई सिर्फ़ एक चीज़ तो उसने डिफ़ाइन नहीं की होगी, इसने बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत सी चीज़ें प्रेज़ेंट की हैं हमारे सामने, तो एक ही चीज़ तो वो लेकर नहीं चला है। तो जनाब, अब ये हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स के साथ, दैट द पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन इज रिफ्लेक्टेड मोस्ट इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ सैटर्न, यानी वो अपने आप को शो कर रहा है सैटर्न के अंदर, ठीक है, सैटर्न को उसने प्रेजेंट किया, वो अपने आप को शो कर रहा है। और जो मिल्टन को जो है ना एज अ डिफीटेड और एक रिबेल जो है करार देकर सामने उसने पेश किया है, तो वो अपने आप को जो है यहाँ पर डिफेंड कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो जनाब, ये था आज का हमारा टॉपिक, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल लेक्चर था इस जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी सीरीज़ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।